सुनिए, हमको देखना है कूलम्स लॉ। क्या देखना है? कूलम्स लॉ देखना है। और इससे पहले हम लोग कुछ बातें जो जानते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर दो चार्जेस लाइक हो, Q1 और Q2 कैसी चार्जेस हो? लाइक चार्जेस हो। लाइक चार्ज होने का मतलब हुआ कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव होगा, Q1 अगर नेगेटिव है तो Q2 भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर हम Q1 को 2 माइक्रो कूलम चार्ज ले लें, माइक्रो का मतलब समझते हो ना? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है? तो अगर ये कुछ 2 माइक्रो कूलम है तो ये कुछ कितना होगा बताइए? समथिंग 4 माइक्रो कूलम टाइप का होना चाहिए। अरे मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए ना। लेकिन बाबू अगर मान लीजिए ये कुछ -1 माइक्रो कूलम है तो ये कितना होना चाहिए? कुछ भी होना चाहिए लेकिन माइनस में ही होना चाहिए। अपने से बताइए, कोई एक नंबर बोलो। -2 बोलोगे? अच्छा चलो ठीक है, तो -2 माइक्रो कूलम। तो हम इन पेयर्स ऑफ चार्जेस को भी बोलेंगे लाइक चार्जेस, और इनको भी बोला जाएगा लाइक चार्जेस, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो ऐसे केस में अगर चार्जेस लाइक हो, यानी उनका साइन अगर सेम हो, तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ऐसा लग रहा है मैंने तुमको कहीं देखा है। कहीं देखा है क्या मैंने तुमको? हाँ, न्यू स्टूडेंट हो, कहीं मैंने तुमको देखा है? अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा था कि अगर दो चार्जेस लाइक हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो हम जानते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो मान लो बाबू कि शांत हो जाओ। मान लो कि इसको धक्का देना है, तो ये इस पर इसी डायरेक्शन में ना फोर्स लगाएगा, बोलिए ना। और मान लीजिए कि उसने F फोर्स लगाया है, ठीक है? तो बताइए ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? उधर की तरफ लगाएगा। दोनों एक दूसरे को धक्का देगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये भी कितना रहेगा? F ही रहेगा। नो मैटर कि कौन सा चार्ज कम है और कौन सा चार्ज ज्यादा है, फोर्स का जो अमाउंट होगा वो दोनों पे एग्जैक्टली सेम होगा, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कहता है कि एक पार्टिकल दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा पार्टिकल भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो आपको ऑपोजिट दिखाई दे रहा है ना। अरे इस पर फोर्स इधर लगाए, इस पर फोर्स उधर लगाए, तो क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है? तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों पे फोर्स का डायरेक्शन भले ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। एक और बात हम जानते हैं कि अगर चार्जेस अनलाइक हो, अनलाइक होने का मतलब हुआ कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये अगर मान लीजिए कुछ ऐसा 5 माइक्रो कूलम है, तो बाबू इसको कैसा होना पड़ेगा? समथिंग माइनस में होना पड़ेगा। बोलो माइनस कितना लिख दो? तो माइनस इन्होंने कहा 10 माइक्रो कूलम लिखिए। अच्छा है, अगर इसको हम कुछ -7 माइक्रो कूलम ले, तो फिर इसको कैसा होना पड़ेगा? तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। बता दीजिए कुछ प्लस में, तो +5 माइक्रो कूलम ले लें, तो ये अनलाइक चार्जेस हो गई। एक चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। और ऐसे केस में हम ये बात भली भांति जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि बाबू ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचने का मतलब इस पर फोर्स इधर ही ना लगेगा। और मान लो F फोर्स लगा है, तो एट द सेम टाइम ये भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और सेम F फोर्स लगाएगा कि नहीं? और यहाँ भी वजह है न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों एक दूसरे पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अरे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का यही ना मतलब होता है। वेरी गुड बाबू। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि फोर्स अगर लाइक चार्जेस हो तो रिपल्सिव होगा, धक्का देने वाला होगा, अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव होगा, खींचने वाला होगा। आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये फोर्स होगा कितना, माने 10 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन होगा, 50 न्यूटन होगा, कुछ अमाउंट तो होगा ना। वो अमाउंट हमको कौन बताता है? कूलम्स लॉ बताता है। और कूलम्स लॉ आपसे ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड यहाँ ऑफ होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो अमाउंट है, हाँ, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का जो अमाउंट है, वेरीज, वो वेरी करता है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। वो कैसे वेरी करता है? तो पहले तो इनवर्सली वेरी करता है, अरे बोलो ना, और वो भी कैसे? तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो बाबू हम यहां देखें या चाहे वहां देखें,
बताइए चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। यानी कि ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1 में ना चला जाएगा। हाँ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का मतलब हो गया आर स्क्वायर के। ये बात ये कहना चाह रहा है। फिर बाबू ये आगे कहता है एंड, कहाँ गया, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। यानी कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो बाबू मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो, हमको उसमें साइन कंसीडर नहीं करना होता। अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए ना तो आप बगैर साइन के बताइएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बताया जाता है। अरे बोलिए, जबकि बाबू ये Q1 और Q2 तो कुछ भी हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव भी हो जा रहा है तो कभी नेगेटिव भी हो जा रहा है। तो इसीलिए हम एक काम करेंगे, Q1 और Q2 को हम मॉड के अंदर रखेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मॉड ऑफ 4 कितना होता है, लेकिन मॉड ऑफ -4 भी कितना होता है। हाँ बाबू, तो कहने का मतलब है हमको चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ना लिखना है। अरे बोलो ना, लेकिन चार्ज जो है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मैंने क्या लगा दिया, मॉड का साइन लगा दिया। तो ये देख के घबराने का नहीं है, इसका मतलब बस इतना सा हुआ कि जब हम लोग चार्ज को पुट करेंगे तो साइन कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम इसको पुट करेंगे 5 माइक्रोकूलम तब तो ठीक है, उसकी जगह पे 5 माइक्रोकूलम ही लिखा जाएगा। लेकिन जब हम इसको पुट करेंगे -10 माइक्रोकूलम तो यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम ना लिख के सिर्फ 10 माइक्रोकूलम लिखा जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ अमाउंट देखना है। अरे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बात यह है कि अब इन दोनों को मिलाया जाए। अरे बोलिए। चलिए, तो जब आप इन दोनों को मिलाइएगा, अच्छा हाँ, एक और बात ये कह रहा है कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो फोर्स लगेगा वो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। सही बात है। आप बताइए कि इस चार्ज और इस चार्ज को मिलाने वाला लाइन यही ना होगा, तो क्या ये जो फोर्स लगा है इसी लाइन के अलोंग लगा है कि नहीं? ऐसा तिरछा विरछा थोड़े लगा है। चाहे इस केस में भी देखा जाए तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो इनको मिलाने वाले लाइन के अलोंग है कि नहीं? अरे है ना, तो ये बात कह रहा है। अब आइए इन दोनों को मिलाया जाए। तो अगर आप इन दोनों को मिलाइएगा तो आप ये बात जानते हैं, है ना, कि जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ऊपर रहेंगी और जो चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो नीचे चली जाएंगी। यानी कि Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ रहेगा? ऊपर, और आर स्क्वायर रहेगा नीचे। क्लियर? अब ये भी आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है और उसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन लगाया जाता है, हमको एक कांस्टेंट रखना होता है कि नहीं? तो चलिए हम लोग एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस कांस्टेंट को हम लोग के कह दें। वेरी गुड। तो बाकी सारी चीजें तो वैसे ही लिखी जाएंगी ना, यानी कि Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रही इस k की वैल्यू की बात, तो बाबू k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो E की तरह दिख रहा है इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ा जाता है? EPSILON। ये ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, उसी फैमिली में आगे जाइएगा तो आपको एप्सिलॉन मिलेगा। और नीचे सबस्क्रिप्ट में ये 0 लिखा हुआ है, इसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रही बात कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको कहा जाता है, अगर किसी को पता हो तो बोलो, तब तक मैं लिख रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ क्या? फ्री स्पेस। और बाबू फ्री स्पेस का मतलब हुआ एक ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं हो, और जहां कुछ भी नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? वैक्यूम बोला जाता है। तो फ्री स्पेस को हम लोग प्यार से वैक्यूम भी कह सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर वैक्यूम का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, VACWM नहीं होता है, वो VACCUM होता है। अच्छा तुम बोलना चाह रहे हो क्या? हैं? नहीं नहीं, बोलना तो चाह रहे हो। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये गलत लिखा? होता है, सर भी आदमी है, गलती हो जाती है कभी कभी। कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये आपने गलत लिखा है, ये वैक्यूम का स्पेलिंग नहीं होता है? एक बार हम समझा दिए हैं।
कोई बात नहीं है, ये आपके मन का वहम है। दुनिया की किसी किताब में चाहे कहीं भी इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, VACCUM एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, ये कोई डिक्शनरी वर्ड है ही नहीं। वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है VACWM, ये वैक्यूम होता है। VACCUM का मतलब वैकम हो गया, वो भोजपुरी में बोला जाता है ना। ट्रेन व्रेन में जब जंजीर खींचा जाता है तो भोजपुरी में नहीं बोला जाता है कि लग रहा है कोनो वैकम मार दिया है, ये सही स्पेलिंग होता है वैक्यूम का। खैर छोड़िए, एक और बात, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, वेट कर लीजिए आ जाएगा लाइट थोड़ी देर में। ये जो थोड़ा सा मास्क पर नीचे करोगे तुम, ये तुम वाइट शर्ट, हाँ थोड़ा सा हल्का करो ना, लगा लो ना, मैं पहचान रहा था, थोड़ा लगा लीजिए, फिर लगा लीजिए। अरे कोरोना घुस जाएगा यार, पहचान रहा था, मुझे लगा कि मैंने तुमको भी कहीं देखा है। एप्सिलॉन नॉट को कहा तो जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, लेकिन बाबू इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। बोलो जल्दी, तो एक बार पढ़ लो और फिर थोड़ा सा दोहरा के बताओ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट मत याद करो, उसका एक ट्रिक अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है? तो उसे यूनिट ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको खाली वैल्यू याद रखना है। बताइए कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है? अब सुनिए, आप 4 तो 4 है, पाई की जगह पे 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अरे बोलिए, ये सब पुट पाट करने के बाद जब कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आता है 9 इंटू 10⁻9। बड़ा सिंपल सा आता है, याद रखना भी आपके लिए आसान रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एक्चुअली ये आपको पूरा याद करना है यूनिट के साथ, सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। मतलब खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, साइलेंट रखिए फोन, मजाक नहीं, ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे यार 9 इंटू, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका तो आपको यूनिट भी याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये याद हो गया? इसके यूनिट के लिए हम जस्ट इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं? एक्चुअल में पूछोगे तो इसका यूनिट मुझको भी याद नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो इसका उल्टा होता है, तो जब मुझसे पूछोगे फटाक से मैं पलट के बता दूंगा। क्लियर है? तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। अब सुनिए, कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें Q1 और Q2 को मैंने मॉड के अंदर रखा है ना, और मैंने तुमसे कहा है कि साइन कंसीडर मत करना। ऐसा मैंने क्यों कहा है, आइए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कहीं F1 बराबर लिखा हुआ है 10 न्यूटन और F2 बराबर लिखा हुआ है -10 न्यूटन। बताना है आपको कि दोनों में से कौन फोर्स बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा ताकतवर है। ये 10 न्यूटन की है -10 न्यूटन, हाँ तो यही ना बड़ा है, और इससे 20 न्यूटन ज्यादा है। ऐसा नहीं है क्या? क्या 10 न्यूटन -10 न्यूटन से 20 न्यूटन ज्यादा नहीं है? ओ माय गॉड, क्या कहना चाह रहे हो? फिर हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। तुम बोल रहे हो कि सर दोनों बराबर फोर्स है, तो इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। अंतर है, लेकिन किस चीज में? डायरेक्शन में। अगर मान लो बाबू कि ये कोई ब्लॉक है और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोला है, जो कि जनरली हम लोग बोलते भी हैं, तो अगर इस फोर्स को ड्रॉ करना होगा, अरे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ करना होगा तो हम इधर की तरफ दिखाएंगे 10 न्यूटन, और बाबू इस फोर्स को ड्रॉ करना होगा तो क्या करोगे? तो इधर की तरफ दिखाओगे और क्या लिखोगे? तो -10 न्यूटन लिखोगे। जब डायरेक्शन तुमने दिखा दिया, जब डायरेक्शन तुमने दिखा दिया, तो अब तुमको बस 10 न्यूटन लिखना है। यहां माइनस इसलिए लगाया गया था ना, क्योंकि हम डायरेक्शन दिखा नहीं रहे थे, तो बताना तो था ना कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो इसीलिए सामने क्या लगा था? माइनस लगा था। बात समझ रहे हैं?
तो ये दोनों फोर्स ताकत में एग्जैक्टली सेम है, अंतर है तो बस दोनों के डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। एक क्लियर है? बढ़िया है। तो अब सुनो, क्या हमको इस फॉर्मूले से डायरेक्शन चाहिए कि मैग्नीट्यूड चाहिए? अरे खाली मैग्नीट्यूड ही ना चाहिए, डायरेक्शन तो हमको पहले से पता है, लाइक चार्जेस होंगी तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगी तो अट्रैक्शन होगा। तो चूंकि हमको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए, और वेक्टर का जो नेगेटिव साइन होता है वो एक्चुअली उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है, वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। अरे बोलो ना यार, इसीलिए हम इधर साइन कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि बाबू ये Q1 जो था, अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें तो Q1 की जगह पे अगर हम 5 माइक्रोकूलम रखते हैं, कोई बात नहीं, हम रख सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव ही था। लेकिन अगर Q2 की जगह पे अगर आप ये रख दीजिएगा -10 माइक्रोकूलम, तब बताइए तो माइनस साइन कूद के सामने आएगा कि नहीं? अगर मॉड नहीं लगा रहे हो तब की बात कर रहा हूं, तो बताओ ना, वो माइनस साइन क्या इसका मैग्नीट्यूड बताएगा? वो तो डायरेक्शन बताने लगेगा, और डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्शन हमको पहले से पता है। क्लियर है? तो इसीलिए जब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे या फॉर्मूले में पुट करेंगे चार्जेस को, तो साइन के बगैर पुट करेंगे, बिना साइन के पुट करेंगे। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है उसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल F बराबर K Q1 Q2 बाई RS। पर अब बार बार यहाँ मॉड नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब यहाँ वैल्यूज पुट की जाए तो साइन कंसीडर नहीं करना है, वो नेगेटिव में भी रहेगा तब भी हम यहाँ पे प्लस में ही रखेंगे। क्लियर है? चाहे इसको और बढ़िया से लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, ये तो शॉर्टकट होता है। पूरा ओरिजिनल फॉर्म इस फॉर्मूले का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने K की जगह पे, किसकी जगह पे? K की जगह पे मैंने रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद लिखा जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो ना। तो सुनो, बोर्ड वोर्ड में अगर कभी लिखना होगा ना ये फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्म में मत लिखिएगा, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है। ओरिजिनल फॉर्म ये है। अच्छा है, अगर आपको फिर भी मन है कि हम इसी फॉर्म में लिखें, तो कॉमा दे के अब बगल में बता दीजिएगा कि K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बात समझ में आई? आप देखिए ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी है, लिखा है। आगे बढ़े तो सुनो, सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव ही कह सकते हो, लॉ से डिराइव हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो बाबू ये फॉर्मूला आप तभी यूज करिएगा जब दो चार्जेस को आप वैक्यूम में रखते हैं। भाई कहाँ पे रखते हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ना आ रहा है। अरे बोलो, यानी कि दो चार्जेस के बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? तभी ये वैलिड रहेगा। या फिर हम लोग बाबू हवा के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हवा की परमिटिविटी लगभग वैक्यूम की परमिटिविटी के बराबर होती है। तो एक बार फिर से बताइए, तो ये फॉर्मूला हम कौन कौन से मीडियम के लिए यूज करेंगे? वैक्यूम के लिए यूज करेंगे, और चाहे तो हवा के लिए भी काम चल जाएगा। हालांकि हवा की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। अब हवा के लिए अलग से कुछ नहीं देखेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर इन्हीं चार्जेस को ले जाके पानी में डाल दिया गया ना, तो अब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हाँ, फॉर्मूला तो ऐसा ही यूज होगा, लेकिन यहां पर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जगह पे परमिटिविटी ऑफ वाटर लिखा जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज्यादा होता है। 81 गुना, लगभग राउंड फिगर में 80 गुना कह सकते हो। अरे बात समझ रहे हो? तो ये परमिटिविटी वगैरह ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मीडियम बदल जाए तो क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए। कितना याद रखिए? इतना याद रखिए कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज करिएगा जब या तो हवा हो या ना तो वैक्यूम हो। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सुनिएगा। ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये माने पूछेगा कूलम्स लॉ लिखो तो ये लिख के आ जाओगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए? खाली पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है?
और हाँ, एक और चीज के लिए यूज हो सकता है, अगर चार्जेस जो हैं वो किसी स्फेयर के ऊपर हो। किसके ऊपर हो? स्फेयर का मतलब समझते हो? ऐसा गोला टाइप का चीज, बॉल टाइप की चीज। अरे बोलिए ना। तो बताओ, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हम किसके लिए यूज करते हैं? या तो पॉइंट चार्जेस हो और ना तो स्फेयर्स हो। अरे बोलिए। और स्फेयर्स के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि चार्ज इस तरीके से अगर है तो लगभग आपको हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर लग रहा है कि नहीं? अरे बोलिए ना। लेकिन इसमें बताइए, मान लीजिए कि इधर कहीं ज्यादा चार्ज हो गया, इधर कम चार्ज है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अरे बोलो ना। तो बताओ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा ना? एक तो स्फेयर होना चाहिए और उस पर भी चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, आप पढ़िएगा, यही चीज उसमें लिखा होगा। ठीक है, सुनिए। मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं और दोनों पॉइंट चार्जेस है, तो आपको खाली इतना बता देना है कि हम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो इसे लगा देते हैं कि सही है। ठीक है, ये बताइएगा, ये दो स्फेयर्स हैं, क्या है बताइए? ये स्फेयर्स हैं, है ना? और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन कितना है? तब बताइए कि क्या हम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये स्फेयर्स के लिए भी यूज होता है। लेकिन बाबू, अगर ये कोई डिस्क होता, जैसा रोटी हो गया, रोटी डिस्क होता है, अब उस पे हम चार्ज दे दिए और उनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन अगर आर है, तो बताइए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा ना? नहीं यूज होगा। उसके लिए बहुत खतरनाक लेवल का अब इंटीग्रेशन यूज किया जाएगा। कूलम्स लॉ से अब आपको इनके बीच में लगने वाला फोर्स नहीं मिलेगा। अब बोलिए, मान लीजिए कि अगर ये रिंग होता, रिंग तो समझते हो ना, चूड़ी टाइप की चीज, उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया, कड़ा जैसे हो गया है कि नहीं? तो क्या के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा? नहीं होगा। तो रिंग के लिए नहीं होगा, डिस्क के लिए नहीं होगा, होगा किसके लिए? सिर्फ स्फेयर्स के लिए। क्लियर है? चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें एगो पॉइंट चार्ज है और एगो स्फेयर है। ये स्फेयर है बाबू, ये स्फेयर है। सोचो और बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं? इसका जवाब है होगा। होगा बाबू। काहे कि कूलम्स लॉ यूज होता है किसके किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए और स्फेयर के लिए। तो ये पॉइंट चार्ज है, ये स्फेयर है। अरे दोनों उस कैटेगरी में आता है रे भाई। बोलो, यहां पर भी ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर मान लो बाबू की एगो रॉड है, ओए क्या है? रॉड है और एगो पॉइंट चार्ज है, बताओ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना? अब नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा मत करिएगा कि इसका पूरा चार्ज उठा के इसके सेंटर पे डाल दीजिएगा, बोलिए ना, और उसके बाद के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये गलती मत करिएगा। हाँ, अगर इसके बीच का फोर्स निकालना है ना, तो पहले क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा रॉड लेंगे, फिर उस रॉड पे कितना चार्ज है वो पता करेंगे, मैंने छोटा सा, फिर उसका और उसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो पता करेंगे, और फिर उसको यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। यानी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो गया। यहां पे फोर्स कूलम्स लॉ से आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? हाँ, बोलने में क्या जाता है? बात समझ में आई ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बिहार बोर्ड ने पूछा है 2015 में और 2016 में पूछता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितना होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है? तो क्या आंसर होगा? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 होगा। हाँ, लेकिन आप जो यूनिट ढूंढ रहे हैं शायद वो नहीं मिल रहा है। आप तो ढूंढ रहे हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना बाबू? तो कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता है ना, तो आप लगा दीजिएगा, तो ऐसा गलत नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो दिया क्या हुआ है। अगला चैप्टर जो हमारा है वो कैपेसिटर है। क्या है?
तो जैसे आपने रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पढ़ा है 10वीं क्लास में, वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, और कैपेसिटेंस को डिनोट किया जाता है C से, और उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। घबराओ नहीं, ये आगे पढ़ना है, ऐसे ही थोड़ा जान पहचान कर रहे हैं। अरे हाँ बोलो, हाँ ठीक है। अब एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा इधर ही रहने दो, D को लेके चल जाओ ऊपर, A को लेके चले जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा CD और डिवाइडेड बाई क्या, A हो जाएगा। अब अगर आपको यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना इस फॉर्मूले के आधार पे, हाँ बोलिए, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, क्या होता है, जिसको डिनोट किया जाता है F से। डिटेल में पढ़ना कहाँ है, अगले चैप्टर में, अभी घबराना नहीं है। ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अब बाबू ये एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही आप मीटर स्क्वायर लिखिएगा ये कटेगा, और फैराड पर मीटर आ गया कि नहीं, और ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मिलेगा आपको फैराड मीटर इनवर्स ऐसा करके, हाँ तो बोलिए, तो वही वाला यूनिट दिया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता होता तो कम से कम न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता था, मारिए देते हैं हम लोग। अरे हाँ तो बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ बोलिएगा तभी बढ़ूंगा मैं आपका गुलाम हूं ना, आपने मुझको खरीदा है। चलिए ठीक है, बताइए मालिक, बताइए कि ये बिहार बोर्ड 2021 में क्या पूछना चाह रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। देखो रहा कितना खतरनाक सवाल है ये, कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही ना हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसका मतलब होता है पर कूलम स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। और ये नीट 2004 आप इसको कह सकते हैं। पहले नीट का नाम CBSE मेडिकल हुआ करता था। एम्स ने पूछा 2012 में, और बिहार बोर्ड ने पूछा 2020 में कि आपको परमिटिविटी का यूनिट बताना है, परमिटिविटी का यूनिट बताना है। तो क्या याद किया है आपने, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो कूलम स्क्वायर रह जाएगा ऊपर, और ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन का पावर -1, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर -2, ऐसा ना बनेगा। कोई ऑप्शन जो इसे मैच कर रहा हो तो बता दो। C नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, हो गया ये, आप समझ रहे हैं, हो गया ये। चलिए, JEE मेन सन 2013 ने पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो सुनो, पहले तो हाथ हटा उधर से, हाँ ये बताओ कि मैंने आपसे कितने लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला रटवाया है। 2 लोगों का, किसका किसका, फोर्स और एनर्जी का। और मैंने कहा है कि इसके अलावा और किसी का रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हमको एप्सिलॉन नॉट का ना पूछ दिया, तो क्या हम इसको रटेंगे, नहीं रटेंगे नहीं, हम इसको डिराइव करेंगे, निकालेंगे, इजीली डिराइव्ड हो जाएगा। लेकिन बस आपको यह पता करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या किसी फोर्स या एनर्जी के फॉर्मूले में आता है। एप्सिलॉन नॉट किसी फोर्स के फॉर्मूले में, कोई फोर्स का फॉर्मूला जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो, थोड़ा याद करिए, कहीं आपको याद आ जाए गलती से। अरे सांप सूंघ गया है कार्य, कोई ऐसा फोर्स का फॉर्मूला तुमको याद आ रहा है, याद करो ना, पिछले 10-15 सालों में कहीं तुमने देखा होगा जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। किसी को याद आ रहा है तो खाली हाथ उठा दो, मैं देखूं कितने लोगों को याद आ रहा है। मैंने गिन के 6 आदमी को याद आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला। कब देखे थे हम लोग, अच्छा अभी देखे थे क्या, ओ माय गॉड। बताओ फॉर्मूला क्या था, बताओ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे यही ना हम लोग देखे थे, हाँ तो यही आपको ढूंढना पड़ता है, और ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अब आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको अकेले करिए, बाकी लोगों को इधर लेके आइए। तो एप्सिलॉन नॉट गया उधर, तो इधर बचा 1/4 पाई, अब फोर्सवा को इसके बगल में ले आइए, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई फोर्स इंटू R स्क्वायर, ऐसा करके हो जाएगा, हाँ तो बोलिए। चलिए आइए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। मैंने सिखाया था ना, हमको लग रहा है तीसरे लेक्चर में, मेरे ख्याल से ये सब मैंने आपको सिखाया है।
हाँ, तो क्या किया जाए? सबसे पहले 1/4 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए। तो बताओ 1/4 पाई मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, यानी उसका मास में भी बाबू, मास में भी डायमेंशन होगा 0, लेंथ में भी डायमेंशन होगा, टाइम में भी डायमेंशन होगा 0। तो समथिंग टू द पावर 0 कितना? 1 × 1 × 1 कितना? तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। काहे के लिए टाइम पास करोगे? तो बाबू मिला जुला के मुद्दे की बात यह है कि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा। ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये एक यूनिट लेस कांस्टेंट है, कोई यूनिट इसके पास नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हटाइए आप इसको यहां से, बिना मतलब का ये टाइम पास कर रहा है। हाँ, लेकिन ये क्या है? इसके पास तो डायमेंशन होगा ना। तो बताओ तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT होता है। अरे हाँ तो बोलो, क्योंकि बाबू चार्ज को बनाया जाता है करंट और टाइम की सहायता से। करंट और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? अरे आपने बचपन में यानी 10वीं क्लास में पढ़ा है I = Q/T। अरे तो Q = IT नहीं हो जाएगा? तो करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी, T भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप बताइए कि जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा चार्ज का, अरे हाँ, तो करंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? A। और टाइम के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? T। तो ठीक है, इसका हमने लिख लिया। अच्छा, ये भी चार्ज ही है क्या? ओ, तब इसका भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला AT ही होगा। अरे बोलो, तो क्या मतलब धीरे से हम इसी में स्क्वायर लगा दें? काहे के लिए 2 बार AT लिखेंगे, है कि नहीं? चलिए नीचे आते हैं। अब ये क्या है? और इसका तो मैंने रटवाया है ना, कितना होता है? MLT-2। ठीक है, जो नए लोग हैं रट लीजिएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। ठीक है, बताइए ये R क्या है? ये तो डिस्टेंस है। हाँ बोलिए, और डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ ना। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो डिस्टेंस तो लेंथ ना होता है, और लेंथ के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो कौन होता है? L। तो ये L का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोलिए, अब आप बताइए मिला जुला के आंसर आपका आ क्या रहा है? सबसे पहले मास काउंट करिए। तो ये M जो है वो तो बस यही पर नहीं गो है, तो ये जब ऊपर जाएगा M का पावर कितना होगा? वेरी गुड। L बताइए कितना है? 3 गो है। L³ जब ऊपर जाएगा तो L⁻⁻3। क्लियर है? चलिए बताइए T का स्क्वायर ना बाबू, और ये T⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये भी तो T⁻2 ही ना बनेगा। तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली T⁻ कितना? 4। और कहने का मतलब है कि ये अभी बचा हुआ है ना, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से मैच करके बताओ क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? तो क्या मैं आपकी बात मान लूं? चलिए, तो आपने कहा है B ही ना कहा है, तो B इतना शायद आ रहा होगा। अरे बोलो ना। तो फोर्स और एनर्जी का अगर तुमको याद है, तुम यकीन मानो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा तुम निकाल सकते हो, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी किसी ना किसी फोर्स या एनर्जी के फॉर्मूले में लगभग आ ही जाता है। अरे बोल दो। ठीक है, दोबारा समझे क्या? अरे दोबारा समझे तो ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। कैसे मालिक हो तुम? ठीक है, कोई बात नहीं है। मुद्दा बस इतना सा था कि हमको ढूंढना था कि एप्सिलॉन नॉट किस फोर्स या एनर्जी वाले फॉर्मूले में आता है। एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन फोर्स के एक फॉर्मूले में यह आता है, और वो अभी देखा हम लोगों ने, है कि नहीं? फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को लेके गए, है ना, और हमको बाकी लोगों का लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। तो चार्ज का तो AT होता है, ये तो सिंपल है। फोर्स का हमने रटा हुआ है, और R डिस्टेंस है, तो उसके लिए L यूज किया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। और सब यूज करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़े? अरे होगा ना ये तुमसे, जाके अपने से करिएगा। सुनिएगा, बिहार बोर्ड 2009 बोलता है कूलम्बियन फोर्स। तो कूलम्बियन फोर्स का मतलब हुआ कूलम्स लॉ से मिलने वाला फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों है कि कुछ भी नहीं है? तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स तो है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्या ये सेंट्रल फोर्स भी है? सेंट्रल फोर्स है। तो सुनो एक मिनट, सेंट्रल फोर्स वो सारी फोर्सेस होंगी
जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब हुआ कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होती हैं। अरे बोलिए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो ऐसा ही ना होता है, Gm1m2/r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बियन फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स होगा, क्योंकि उसमें भी नीचे में r का स्क्वायर आता है। हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया। और सेंट्रल फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फोर्स हमेशा दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के ही अलोंग लगता है। तो सही बात है यार, मान लो कि एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, तो नो मैटर कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, जो फोर्स लगेगा इस पर या तो इधर लगेगा ना तो इधर लगेगा। अगर दोनों सेम साइन के तो इधर लगेगा, अपोजिट साइन के तो इधर लगेगा, लेकिन लग तो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही ना रहा है। अरे बोलिए ना, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। तो ये भी होगा ये भी होगा, तो एक्चुअली ये सिंगल करेक्ट था, तो इसका सही आंसर ये होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलिए, एनसीईआरटी ने कहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। पहले बताओ ये है क्या, स्फीयर्स हैं? अरे हाँ तो बोल दे रे भाई, स्फीयर्स हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहाँ रखा गया है? हवा में, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो चलिए, जो सबसे पहला स्फीयर है उस पर जो चार्ज है, चलिए उसको Q1 कह दिया जाए, 2 × 10⁻⁻7 कूलम होगा। जो दूसरा स्फीयर है उस पर Q2 चार्ज 3 × 10⁻⁻7 कूलम है। बताइए बीच का सेपरेशन कितना है? R = 30 सेंटीमीटर ना? क्या बोलते हो? जल्दी से थोड़ा हरकत करो, कॉपी निकालो, आंसर बताओ। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? K Q1 Q2/r²। K का मतलब 9 × 10⁹, Q1 और Q2 दिया हुआ है, R भी आपको दिया हुआ है। और जब मैं ट्राई करने को बोलूं तो करो, ठीक है? 13 हवाबाजी नहीं। हाँ तो बना, हमको लगा कि हवा में बना रहा है। ठीक है, चार्जेस हवा में है तो सॉल्यूशन भी हवा में मत करना। ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, आपका आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा है का मतलब हुआ जोड़ घटा गुना भाग में आपको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 × 10⁻⁻4 3। क्या कंफ्यूज करते हो रे? चलो माइनस लिख देता हूं, तुम बताना क्या आएगा वहां। सिक्स इंटू 10⁻⁷। क्या गजब गजब का आंसर है। किसी का -3 आ रहा है, किसी का -4 आ रहा है, -7 आ रहा है, किसी का -13 आ रहा है। चलो ठीक है, देख लें। बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? K Q1 Q2 /r²। चलिए, तो K की जगह पे क्या रखा जाए? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोलिएगा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, Q1 की जगह पे क्या रखा जाए? तो 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 की जगह पे क्या रखा जाए? तो 3 × 10⁻⁻, और डिवाइडेड बाय R की जगह पे क्या रखा जाए, ये बताओ तुम। R की जगह पे क्या रखें? क्या हम 30 का स्क्वायर कर दें? नहीं बाबू, कभी भी वैल्यूज पुट की जाएंगी तो SI यूनिट में पुट की जाएंगी, और डिस्टेंस का SI यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता है, डिस्टेंस का SI यूनिट
मीटर होता है, तो पहले तो तुमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने आपको बताया है कि सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। क्या होता है? मिली का क्या मतलब होता है? मिली का 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको चार्जेस मिलेंगी इन्हीं के फॉर्म में मिलेंगी। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है। और बताओ, पीको का मतलब होता है 10⁻12। तो बाबू इस सेंटी की जगह पे बताओ क्या लिखा जाए? 10⁻² लिखा जाए, और ये मीटर हो गया। एक और बात है, आप इस यहां से 10 निकाल के इसको दे दीजिए, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर। बनेगा क्या? हाँ बोलिए। वेरी गुड। तो अब चलिए इसका स्क्वायर किया जाए, तो 3 × 10⁻1 मीटर, और इसका स्क्वायर करिए। अब देखिए ये कूलम स्क्वायर है, और ये कूलम इंटू कूलम कितना हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कूलम स्क्वायर से कूलम का स्क्वायर कैंसिल हो गया? हाँ बोलिए। ये मीटर स्क्वायर है। अरे यार, और ये भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या? खाली न्यूटन। और ये हमको पहले से पता था, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम न्यूटन में ही आना चाहिए। तो आज के बाद से सुनिए, हम कभी भी वैल्यूज पुट करते समय यूनिट नहीं लिखेंगे। अब एक बात बताओ यार, लिखने के बाद फिर काटने कूटने के बाद वही आ रहा है जो हमको पहले से पता है, तो इससे बढ़िया होता है ना कि ये सब हम लिखते ही नहीं, सीधे लास्ट में न्यूटन लिख देते हैं। अरे हाँ बोलिए। ठीक है, तो आज के बाद से ऐसा ख्याल रखेंगे हम लोग। देखते हैं आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और ये क्या है? तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। अरे वो 9 है रे भाई, स्क्वायर कर दोगे तो 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा। अरे हाँ, ये है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻14, 10⁻⁹, तो 10⁻⁻5। अरे यार हाँ ठीक है। आज नीचे में है 10⁻⁻2, तो ऊपर है 10⁻⁻5, नीचे में है 10⁻⁻2। स्क्वायर करोगे तो ये -2 होगा ना, 10⁻⁻3 ही ना आएगा। तो इसका सही आंसर है 6 × 10⁻3। ये कितने लोगों का आया था ये? ओह, क्या बात करते हो। समझ में आया ना कहाँ गड़बड़ हुआ है? आगे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं कि दोबारा समझना है? नहीं ना समझना है, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। बिहार बोर्ड 2010 बोलता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बाबू लिमिटेशंस तो बहुत है इसकी ना। जैसे अगर हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी के स्तर पे चले जाए ना, तो कूलम्स लॉ किसी लेवल पर वैलिड नहीं होता है, लेकिन हम उन्हीं लिमिटेशंस को देखेंगे जो हमारे सिलेबस में आता हो। बोलो ना। तो वो नॉर्मल लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन तो ये है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज का मतलब वो अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा? अगर चार्ज मूव करने लगे तो अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ, बोल नहीं रहे हो तुम, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा। और कूलम्स लॉ मैग्नेटिक फोर्स की कोई जानकारी नहीं देता है, यानी कि हम उस केस में नेट फोर्स नहीं निकाल पाएंगे कूलम्स लॉ की सहायता से। अरे बोलिए ना। तो कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस पर अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स की जानकारी नहीं देता है। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज इसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। अरे बोलिए ना। ये कहता है कि कूलम्स लॉ अप्लाइड है सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए, या ऐसे चार्जेस के लिए जो किसके ऊपर हो? स्फीयर के ऊपर हो। लेकिन कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर स्फीयर्स कर लीजिए ऐसे। ओवर क्या? स्फीयर्स ना बाबू। तो ये हो गया 2 लिमिटेशन। और ये ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में पूछेगा भी, 2 नंबर में पूछेगा, 2 लिमिटेशन लिख देंगे तो हमको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े। वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? किसको कहा जाता है अल्फा पार्टिकल? किसी को पता हो तो बताओ। किससे निकलता है? सन के रे से अल्फा पार्टिकल निकलता है। हीलियम का नाम सुना है? हीलियम।
हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। अरे बोलिए, जैसे आप जानते होइएगा कि जो हीलियम He से डिनोट किया जाता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और मास नंबर कितना होता है 4। तो मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर का ही मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन है इसके पास। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा इसके पास। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे ढूंढा जाता है, तो इसमें से इसको माइनस करके बोलिएगा। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो 2 गुना होगा। यानी हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हमको बस न्यूक्लियस से मतलब है, यानी हमको मतलब है सिर्फ प्रोटॉन्स से और न्यूट्रॉन्स से, यानी इलेक्ट्रॉन को तो अब निकालना पड़ेगा ना। और बाबू आप जानते हैं कि अगर आप हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो ये हीलियम 2+ बन जाता है। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? ओके, मैंने नहीं बताया है ये? अरे बताया है मैंने, बिल्कुल बहुत डिटेल में बताया था। और ये 2+ का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, हीलियम के पास 2 कूलम चार्ज आ गया, 2e चार्ज आया। अरे यहाँ ई ना छुपा रहता है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि बताइए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा, तो 2e कितना होगा, 2e होगा। ठीक है, और बताइए e का मतलब क्या, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, इसी चीज को ना हम लोग प्यार से e बोलते हैं, है ना बाबू। तो कहने का मतलब है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। फिर प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, E, अल्फा पार्टिकल के पास होता है 2e। क्लियर है? वेरी गुड। मैं अगर आपसे पूछूं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, तो सुनो 1 मिनट, अल्फा पार्टिकल के पास एक्चुअली है क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। बोलिए, तो कहने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल के पास टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और चारों का मास सेम ही ना होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg ना बाबू। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के डबल होता है, लेकिन मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। चार्ज में डबल होता है लेकिन मास में वो 4 गुना होता है। अल्फा पार्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, किताब में आपके देखिए लिखा हुआ है, ये कंफर्म हो लीजिए। किताब है ना सबके पास? ठीक है, आगे बढ़ जाएं ना। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये है सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 92 का, समझ रहे हैं, 92 का है। हाँ, कहता है कि कैलकुलेट कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स का मतलब वही हो गया, अरे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, तो मतलब ये एक अल्फा पार्टिकल है तो ये भी एक अल्फा पार्टिकल है ना बाबू। और अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, हाँ, तो मतलब इसका चार्ज भी होगा 2e, इसका चार्ज भी होगा 2e, है कि नहीं, 2e हो जाएगा। अब बताइए इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, तो ये सेपरेशन दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। अरे बाबू, तो तुमको चार्ज पता ही है, अरे बीच का सेपरेशन पता ही है, तो तुमसे फोर्स नहीं निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा तुम, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बताओ जल्दी, K की जगह पे मैं क्या लिखूं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। कोई यूनिट फ्यूनिट लिखने की जरूरत, फोर्स निकाल रहे हैं, आंसर न्यूटन में ही आएगा। चलो बताओ Q1 की जगह पे क्या लिखा जाए, 2e, बहुत बढ़िया, 2e लिखा जाए। तो E कितना है, E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90।
कूलम नहीं लिखेंगे, नो यूनिट, सीधे लास्ट में न्यूटन। बहुत बढ़िया, तो ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो क्या इसी का धीरे से स्क्वायर कर दें? फिर अब उतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? अरे सेम चीज ना है, होता गया। के Q1 Q2 मैंने लिख नहीं दिया, Q1 भी 2E Q2 भी 2E डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15। कोई मीटर फीटर नहीं, खाली स्क्वायर करिए और सीधे लास्ट में क्या लिखिए? न्यूटन लिखिए। अब एक बात बताइए, ये 1.6 इंटू 2 कितना होगा? 3.2 होगा क्या? अरे सोरे दुना 32, 1.6 इंटू 2 कितना? 3.2 का स्क्वायर है, और ये भी 3.2 का स्क्वायर है। काटो इसको फिर यहाँ से, खत्म कहानी हो गया इसका। नहीं हो गया तो ऐसा ही डेटा देता है। मतलब एनसीईआरटी में जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, अजीबोगरीब डेटा देता है वो, आप समझ रहे हैं। लेकिन बोर्ड वोर्ड में कभी भी ऐसा डेटा नहीं देगा जो आपसे आसानी से सॉल्व ना हो सके। आप समझ रहे हैं? काहे दिया था ये 3.2? दिखने में तो ये अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये कैलकुलेशन को आसान बना देगा। आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब बताइए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में बचा क्या है? तो ये है ना 9 बच रहा है, तो लिख लो 9। अब इनटू, अब 10 का पावर ढूंढा जाए तो बताइए ये 10 का पावर -38 है कि नहीं? और ये है 10 टू दी पावर 9, तो कितना हो गया? अरे 10 टू दी पावर -38 और 10 टू दी पावर 9, तो पावर्स को ऐड करो। 10 टू दी पावर -29, वेरी गुड। ये है 10 टू दी पावर -40 10 टू दी, तो ऊपर है 10 टू दी पावर -29, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 29। अब बाबू नीचे है 10 टू दी पावर -30, ऐसा ही ना है? अरे बोलो ना, और आंसर आपका न्यूटन में आएगा। बताइए तो अब इसे ये कटेगा तो नीचवा में 10 टू दी पावर -1 बचेगा, इसे ये कट जाएगा रे बाबू, और 10 टू दी पावर क्या बचेगा? खाली -1 बचेगा। और 10 टू दी पावर -1 जब ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 1, और 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10, और 10 का मतलब 90, दोनों एक दूसरे पे 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या बोलते हो? नहीं लगा रहा है? फॉर्मूला ही तो है कि नहीं? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है AIPMT नीट 2010 का। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये घर से थोड़ा ट्राई करके आइएगा, ये कर लीजिएगा, और आप इसको भी देख के आइएगा। बोलिए ना, हो नहीं हो बात की बात है, देख के आइए। चलिए मिलते हैं फिर हम।